फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखी होंगी। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग द्विवेदी युग पढ़े थे। द्विवेदी युग के 3-4 वीडियो के माध्यम से हम लोग संपूर्ण द्विवेदी युग खत्म करें और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए। आज हम लोग छायावाद युग पढ़ेंगे, तो आइए छायावाद युग पढ़ते हैं। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष में आसपास लिखनी आरंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंथ के पल्लव की कुछ कविताएं 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी भी 1935 में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर छायावाद का अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानना ही समीचीन है। आइए छायावाद से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से श्री शारदा पत्रिका, कौन सी पत्रिका? श्री शारदा पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है? मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, अच्छे से याद करिएगा। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्य धारा है जो लगभग 1916 से 1936 तक की प्रमुख युगबाड़ी रही। स्वच्छंदता जिसकी प्रमुख मूल प्रवृत्ति है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। छायावाद के संबंध में कौन से विद्वान क्या परिभाषा दिए हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कभी कभी कोई परिभाषा दे के पूछ देता है कि किसकी है, तो हम लोग पढ़े रहेंगे तो हम लोग बता लेंगे। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इनका संबंध कथा वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अंतःचित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या प्रसिद्ध विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र ने देखिए छायावाद की क्या परिभाषा दी है। इनके अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। इसी के विरोध में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है उसको देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद के संबंध में क्या कहा देखते हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अवहित किया गया। यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा ने छायावाद के संबंध में कहा है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीय है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। नामवर सिंह ने छायावाद के संबंध में कहा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे तो उसे छायावाद का उदय होता है। आइए छायावाद को किसने क्या कहा इसको भी देखते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। आचार्य शुक्ल ने कहा है छायावाद को मधुचर्या कहा है। क्या कहा है? छायावाद को मधुचर्या। कभी मधुचर्या दे के पूछ देता है कि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
डॉक्टर देवराज ने छायावाद काव्य को प्रकृति काव्य कहा, प्रकृति काव्य कहा। क्या कहा है? छायावाद काव्य को प्रकृति काव्य कहा है। हिंदी आलोचना के श्री शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को उक्ति वैचित्रवाद या रहस्यवाद और अनुकरण मूलक कहा है। आइए छायावाद के संबंध छायावाद में किसने किसको प्रवर्तक माना है, इसको देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना। इलाईचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आइए छायावाद की प्रवृत्तियों को देखते हैं। वैयक्तिकता या आत्म अभिव्यक्ति। छायावादी कविता में कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के निजी प्रसंगों को खोजने का प्रयास किया, अर्थात अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का प्रयास किया था। दूसरा देखते हैं, छायावाद में मैं शैली की कविता है। वैयक्तिकता की दूसरी अभिव्यक्ति आत्मकथात्मकता में होती है। छायावाद में प्रकृति व्यक्ति की स्वाधीन आकांक्षा के प्रतीक के रूप में आई है। छायावाद का दूसरा बिंदु है नारी स्वतंत्रता। छायावाद के कवियों ने नारी स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया है। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की पहली अभिव्यक्ति जागरण की चेतना में होती है। छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद, विष्णु यानी सुमित्रा नंदन पंत और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हम लोग याद रखेंगे। छायावाद के बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शामिल है, जिसमें जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा गया है। अब छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती शरण वर्मा आते हैं। इसको भी हम लोग याद करते हैं, पेपर में पूछ देगा कि लघुत्रयी में कौन कौन है, तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती शरण वर्मा है। फ्रेंड्स, अब छायावाद युग का अन्य इसका अगला पार्ट कल की वीडियो में देखा जाएगा।